हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपीसी सिंप्लीफाइड। आज हमारा 25 मार्च है। करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे। मेरा जो करंट अफेयर का सोर्स रहता है वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एज वेल एज पीआईबी इंडिया। डिफरेंट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डेयरी फार्मिंग हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी हो गया। तो उसमें आप पीआईबी इंडिया के वेबसाइट पर जाइएगा ना, तो वहाँ पे बॉक्सेस निकलती हैं, डिफरेंट बॉक्सेस, डिफरेंट हेडर्स के अंदर में आपको डिफरेंट मिनिस्ट्री की जो स्कीम्स आती है या फिर इंडियन गवर्नमेंट में जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहती है करंट फ्लैश पे, उसके बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं 25 मार्च का करंट अफेयर विदाउट एनी डिले। देखिए, आज बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है ना। और उनका मानना है कि पूरे इंडिया की वॉइस को दबाया जा रहा है। ठीक है। इनका जो स्टेटमेंट था, सारे मोदी चोर है, उनके लिए ये काम किया गया है। अच्छा, एक चीज़ समझिए, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ। आप मेरे को एक बताइएगा, एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कौन से आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है। साथ में ही आपको यह बताना है कि आखिर किस किस टर्म के अगेंस्ट इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो इस न्यूज़ को इसको मैं अलग से सेपरेट वीडियो में रखूंगा। स्टार्ट करते हैं आज से। आज का हमारा टिपिकल करंट अफेयर्स। चलिए, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला करंट अफेयर हमारा कॉल बिफोर यू डिग। मतलब जो आप पहले गड्ढा कर रहे हो ना, उससे पहले आप एक कॉल करो। इसको CBUD ऐप भी कहते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है? देखिए, आप देखते होंगे कभी भी, अगर मान लीजिए आप किसी एनसीआर में रह रहे हो, एनसीआर वाले रीजन में, तो लोगों का अगर कुछ पर्सनल काम भी हुआ, मान लो उनको ट्यूबवेल लगाना है, तो वो लेके आए और गड्ढे पे होल कर दिए, सड़क पे होल कर दिए, कहीं भी होल कर दिए जहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो ऐसा नहीं करना है। गवर्नमेंट की एक डाटा बताती है कि लगभग 3000 करोड़ का एनुअल लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को। क्यों? डिग करने से क्या लॉस हो रहा है भाई? रोड का कंस्ट्रक्शन छोड़ दीजिए, अपार्ट फ्रॉम रोड कंस्ट्रक्शंस, अंदर में जो अंडरग्राउंड केबल्स जाते हैं, यूजी केबल्स जाते हैं। ठीक है। जैसे यूजी केबल्स में आप समझ सकते हो ऑप्टिकल फाइबर्स होता है। ऑप्टिकल फाइबर्स कहने का मतलब जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। इसमें क्या होता है, एक वायर होता है। ठीक है। इसमें से देखिए, वायर में क्या होगा, अगर आप यहाँ से मैसेज x भेज रहे हो तो आपको x माइनस डेल्टा x मैसेज मिलेगा आउटसाइड में। मतलब क्या हुआ, देयर इज सम लैक ऑफ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन देयर। तो इसी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन रह जा रहा है ना उस मीडियम में, उस पाइपलाइन में, उसको हमको नहीं होने देना है। इसलिए हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को यूज करते हैं और ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। मतलब क्या हुआ, इसमें हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करवाते हैं और आउटपुट पे जो हमको मिलता है, जो भी मैसेज सिग्नल मिलता है, उसकी जो एग्जैक्ट मैसेज हम सेंड करते हैं वो प्रॉपर मैसेज मिल जाता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उस वायर को हम लोग ऐसे डिज़ाइन किए हैं जहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण लॉसेस की वैल्यू बहुत जीरो हो जाती है। तो ये इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं घुसना है। तो जब हम लोग मान लीजिए कहीं डिग करते हैं, कहीं पब्लिक प्लेस पे, कहीं पर्सनल कोई काम हुआ, डिग कर दिए, तो उससे क्या होता है ना, इस वायर्स को भी लॉस होता है। और जब इस वायर को लॉस होता है तो गवर्नमेंट को इस लॉस को भरपाई करने में एक साल का लगभग 3000 करोड़ एस्टिमेट वेस्ट होता है। तो इसके लिए एक ऐप बनाया गया है, इसको कॉल बिफोर यू डिग, CBUD कहा गया है। और इसमें यह बताया गया है कि अगर आपको कहीं भी कुछ भी खुदाई करनी है तो आपको एक कॉल करना है, कंसर्न डिपार्टमेंट वाले से बात करना है कि जहां पे आपको ये काम करना है उसके लिए आपको परमिट लेना होगा कि आप जो करने जा रहे हो उसके नीचे, जस्ट नीचे, वैसा कुछ वायर तो नहीं क्रॉस ओवर है ना, या फिर आप जो कर रहे हो वो लीगली परमिटेड है कि नहीं है। ठीक है ना। तो बिल्कुल यही है, इसमें कुछ नहीं था, इतना ही डाटा था, तो आप समझ सकते हो। अब देखिए, तो सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया कि जो भी एक्सकेवेटिंग कंपनीज होगी, जो खुदाई करने वाली कंपनी होगी, उनको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जहां पे उनको इंक्वायर करना पड़ेगा, इंक्वायरी लेना पड़ेगा कि वहां पे कोई एग्जिस्टिंग सबसरफेस तो ऐसा नहीं है जहां पे उसको वो एक्सकेवेशन वर्क स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ पे कोई प्रॉपर चीज़ है नहीं ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है ना। और ये इनिशिएटिव चलाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा। आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अभी किनके हाथ में पड़ा हुआ है। ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा CUBD ऐप। आगे चलते हैं। देखिए, अब ये जो हमारा आर्टिकल है ना, PM मोदी ने वन वर्ल्ड TV समिट पे वाराणसी को एड्रेस किया है। इसको स्टार्ट करने से पहले, इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा इन्फॉर्मेशन द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस पे मुझे एक कंटेंट मिला। ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि इससे पहले मुझे टीवी डिजीज़ को एक बार एड्रेस करना चाहिए, देन वी विल गो विद द डिफरेंट एड्रेसेस दैट PM मोदी हैज़ गिवन। तो चलिए, टीवी के बारे में जान लेते हैं। ये एक बैक्टीरिया, इसकी वजह एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। याद रखिएगा नाम, स्टैटिक पोर्शन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस, ये बेसिकली क्या होता है ना, लंग्स को इफेक्ट करता है।
हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है ये बेसिकली। अब देखिए एक चीज़ समझिए, सबसे कीवर्ड क्या है, ट्यूबरकुलोसिस जो है ना वो क्यूरेबल भी है और प्रिवेंटेबल भी है। प्रिवेंटेबल कैसे होगा? प्रिवेंटेबल इसलिए होगा क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। मान लीजिए कोई सफर्ड पर्सन है जिसको टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, वो क्या कर रहा है ना, वो अगर स्नेज कर रहा है या फिर कहीं पे थूक रहा है या फिर वो कफ एंड कोल्ड कहीं पे भी वो अगर स्प्रे कर रहा है, स्प्रिंकल कर रहा है, तो उससे क्या होता है ना कि सामने वाले अगर कोई भी अनइफेक्टेड पर्सन है उसको ले रहा है तो वो भी उसका शिकार हो जा रहा है। तो आपको पता होगा कि कोई भी टीबी स्प्रेड होता है, ये कम्युनिकेबल है और एयर के थ्रू स्प्रेड होता है, ये एयरबोर्न डिजीज़ है, ये बात आपको ख्याल रखना है। किसी भी टीबी के पेशेंट के कफ से, स्नीज से या स्पिट से ये प्रोपेल करता है, ये प्रोपगेट करता है। आपको लगभग एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि लगभग क्वार्टर 1/4 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है ना वो टीबी से इफेक्टेड है। कुछ इनडायरेक्ट इफेक्टेड है, कुछ डायरेक्टली इफेक्टेड है, कुछ ऐसे टीबी की डिजीज होती हैं जो लोगों को पता भी नहीं चलता है लेकिन उनको हो जाती हैं। ठीक है ना, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब देखिए बेसिकली टीबी क्या होता है ना, इसके लिए एक ड्रग बनाया गया था, एक दवा बनाया गया था जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कहने का क्या मतलब हुआ, इसको MRTB कहते हैं या MDR-TB कहते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, जब हमको टीबी होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सिर्फ लंग्स पे इफेक्ट डालता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस देखा गया है जहाँ पे लंग्स के बाद और भी बहुत सारे बॉडीज पार्ट में वो इफेक्ट डालता है। उसके साथ में ही जो उसकी जो प्रॉपर वैक्सीन है, जो प्रॉपर उसकी मेडिसिन है, वो भी इनफेक्टिव हो जाती है उस केस में। ठीक है ना, तो ये हुआ। जैसे MDR-TB की हम बात कर लें तो ये एक ऐसी टीबी है जो कॉज होता है बैक्टीरिया के द्वारा, और इसकी जो बेसिक मेडिसिन है, देखिए सबसे क्या होता है ना, फर्स्ट एड कहते हैं, जो प्राइमरी मेडिसिन होता है उसको सबसे पहले लिया जाता है किसी भी टीबी पेशेंट के लिए, उसको कहा जाता है आइसिनोजाइड एंड क्या यूज़ करते हैं, रिफामेपिसिन यूज़ करते हैं। ये दोनों एक मेडिसिन है जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग्स में, जो पहले फ्रंटियर में दिया जाता है, फर्स्ट केसेस में दिया जाता है। तो अगर वो भी इफेक्टिव नहीं है तो MDR-TB हो जा रहा है आपको। ठीक है ना, अब देखिए हम लोग इस आर्टिकल को देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 24 मार्च को एड्रेस किया वन वर्ल्ड टीबी समिट को, कहाँ पे, तो वाराणसी में, याद रखिएगा वाराणसी में। यह ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। ठीक है ना, और एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप। आपको बताना है अभी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर कौन है, ये आपको बताना है। और कुछ इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी थे, लगभग 30 कंट्रीज़ के जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे। यह हर साल मनाया जाता है और हर साल वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है मार्च 24 को, और इस साल का थीम रखा गया था वर्ल्ड टीबी डे पे, यस वी कैन इन टीबी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको केयरफुल रहना है। इस इवेंट के लॉन्च के समय PM मोदी ने लॉन्च किया बहुत सारे इनिशिएटिव, जिसमें टीबी फ्री पंचायत इनिशिएटिव भी इंक्लूडेड है। आपको ध्यान रखना है टीबी से रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि ये एग्जाम में पूछेगा। अब आगे मूव करते हैं हम लोग। देखिए बेसिकली कुछ टारगेट्स को समझते हैं, आखिर कितने टारगेट्स को हम लोगों ने लिया था, कब तक अचीव करना है हमें। जब हम लोग मार्च 2018 की बात करते हैं, ठीक है ना, इंड टीबी समिट जब हुआ था, कब, कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट में टीबी को 2025 तक खत्म करना है। टीबी को 2025 तक खत्म करना है। तो इतना वॉर ऑन फ्रंट मोड में क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में जो लिया गया था, डिफरेंट वर्ल्ड में जो ओपिनियन लिया गया था कि 2030 तक खत्म करेंगे, तो PM मोदी जी ने कहा नहीं, हम 2030 में नहीं, हम 2030 में से 5 साल घटा के ही कर देंगे इसको फिनिश। ठीक है, इसके लिए PM मोदी ने अवार्ड दिया था कुछ सेलेक्टेड स्टेट एंड यूटीज़ को, जो टीबी के केस में, टीबी इरेडिकेशन के केस में ज़्यादा प्रोग्रेसिव वर्क कर रहे थे। जैसे स्टेट लेवल पे किनको मिला था, कर्नाटक एंड जम्मू एंड कश्मीर को। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिला था नीलगिरीज, पुलवामा एंड अनंतनाग को। आपको बताना है एक क्वेश्चन यहाँ से, स्टैटिक क्वेश्चन, नीलगिरी हिल कहाँ पे स्थित है। ठीक है ना, अब चलिए एक है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के बारे में समझ लेते हैं। यह फाउंड कब किया गया था, 2001 में, और यह एक यूनाइटेड नेशन के द्वारा होस्ट किया गया ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एम्पलीफाई करता है वॉइसेस को, लोगों के वॉइसेस को एम्पलीफाई करने का ये मतलब हुआ कि वैसे लोग जिनकी आवाज़ गवर्नमेंट या फिर किसी एंटिटी तक नहीं पहुंच पा रही है जहां वो पहुंचना चाहिए, तो उनके वॉइस को एम्पलीफाई करेगा और बढ़ाएगा। साथ में ही वैसे कंट्रीज पे फोकस करेगा जो टीबी से ज़्यादा इफेक्टेड है। और इसका मेन एम है, मैं बात कर रहा हूँ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इनका मेन एम है एलिमिनेट करना टीबी को
पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम रहने नहीं देना है इसको। इसकी सेक्रेटेरिएट की बात कर ले तो ये जनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। अब देखिए कुछ चार्ट्स, कुछ ग्राफ देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ टीवी पेशेंट्स रजिस्ट्रेशन की, तो लगभग 56% का जंप हुआ है। 2014 में 15.5 लाख टीवी पेशेंट गॉट रजिस्टर्ड देमसेल्फ। अब ये 2022 की बात कर ले तो 24.2 लाख का जंप है, लगभग 56% का जंप है टीवी पेशेंट का रजिस्ट्रेशन में, कि हाँ मुझे टीवी से मुझे इन्फेक्शन है, इफेक्टेड हूँ मैं, और मुझे रजिस्टर करवाना है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द टीवी प्रोग्राम दैट इज गोइंग इन आवर कंट्री। तो आप समझ सकते हो इस ग्राफ को, या तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रही है, क्यूरियस हो रही है, या फिर पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द चांस यही है कि पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई थी, जो टारगेट किया था एलिमिनेशन ऑफ टीबी 2030 तक, इंडिया 2025 तक किया था और वर्ल्ड 2030 तक इसको टारगेट किया था। अगर हम लोग सितंबर 9, 2022 की बात करें तो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम प्रेसिडेंट हैं ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान, प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान, जिससे वो सिटीजन से के सामने अपनी बात रखी थी कि हमें साथ मिलकर काम करना है टीवी के खिलाफ। ठीक है, जैसे हमें टीवी को कैसे एलिमिनेट करना है, तो हमारा स्पिरिट ऐसा होना चाहिए कि जन भागीदारी बढ़ाना है और वॉर फुटिंग पे वर्क करना है। ठीक है ना, जैसे क्राइसिस के टाइम में हम वर्क करते हैं ना, कोरोना के टाइम में एवरीवन वाज यूजिंग सैनिटाइजर्स, हैंड मास्क, स्किन मास्क। कभी इंडिया इतना ज़्यादा सैनिटेट रहा था क्या? कभी भी नहीं रहा था। हालांकि इतना रहना नहीं चाहिए, उतना भी ज़्यादा अगर आप हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हो तो इनफेक्टिव है, लेकिन फिर भी सोच के देखो कोरोना ने हमें क्या दिया। अगर हम उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हैं तो क्लीनलीनेस सर्विस को कैसे हमारे अंदर इनकलकेट करना है, उसकी एक बहुत ही अच्छा डायरेक्शन हमें बताया। आप देखो तो बहुत सारे लोग इस तरीके से बीमार इसलिए नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी अपने क्लीनलीनेस को हैबिट में डाले हैं। ठीक है ना, हैबिट रिलेटेड डिजीज़, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ का बहुत कम हुआ है बिकॉज ऑफ कोरोना। चलिए आगे मूव करते हैं। आप देख लीजिए एक चीज़, अगर हम लोग एक चार्ट और देखते हैं, ग्लोबल इंसिडेंस डिक्लाइन, मतलब टीवी की केसेस कितना घटी है, तो वर्ल्ड में देखें तो 11%, इंडिया में 18% का डिक्लाइन देखा जा रहा है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। इजिप्ट जो है उन्होंने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है मेंबरशिप को, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबरशिप को। एनडीबी जो कि ब्रिक्स का एक एम्बिट में एक फंक्शनल बैंक है, वो उसको ज्वाइन किया है ब्रिक्स, उसको ज्वाइन किया है इजिप्ट। ठीक है ना, और उन्होंने ऑफिशियली इसको ज्वाइन कर लिया है। तो इजिप्ट जो है वो लेटेस्ट कंट्री है, तो आपको ये याद रखना है, एनडीबी को ज्वाइन करने वाला, नेशनल डेवलपमेंट बैंक को, न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन करने वाला। इससे पहले बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई एंड उरुग्वे, याद रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें पूछती हैं एग्जाम में। अब हम लोग कुछ एनडीबी के बारे में समझ लेते हैं। देखिए ब्रिक्स का, ये ब्रिक्स की एंटिटी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये एस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 2014 आफ्टर इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट वॉज साइन बाय द पार्टनर नेशन। पार्टनर नेशन कौन कौन है? 6 नेशन ब्रिक्स के, आपको पता होगा कौन कौन, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अच्छा एक चीज़ समझिए, ये समिट कहाँ हुआ था? ये हुआ था फोर्टलेजा में। अगर हम लोग इस बैंक की, न्यू डेवलपमेंट बैंक की हेडक्वार्टर की बात करें तो ये शंघाई में है, जो कि चाइना में है। और ये बैंक जो है ना वो ऑब्जर्वर स्टेटस को भी अचीव कर चुका है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पोस्ट के लिए। ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब द बैंक मेंबर्स, बैंक कैन ऑब्जर्व द ऑनगोइंग समिट्स, ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट्स दैट आर गोइंग इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और ये कब इसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला? 2018 में मिला था। ठीक है ना, ये था न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। अब चलते हैं हमारे नई करंट अफेयर के बारे में जानते हैं। देखिए टीम इंडिया ना मेंस में भी और वुमेन्स में भी, दोनों में जीती हैं टाइटल, टॉप की हैं। 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप जो 2023 में हुआ, उसमें आप देख सकते हो द बोथ मेंस एंड वुमेन्स टीम वेयर द चैंपियनशिप ऑफ खो खो चैंपियन 2023। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। देखिए आपको ये याद रखना है कि चौथा एशियन खो खो गेम हुआ, उसमें बोथ मेंस एंड वुमेन्स दोनों ने क्लिंच किया टाइटल को, चैंपियनशिप को। ये कहाँ पे हुआ था? ये कंक्लूड हुआ था आपको तामुलपुर में, नॉर्थ सेंट्रल असम के बक्सा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है ना। अब देखिए वुमेन्स कैटेगरी में बात करें तो इंडिया एव्स ने डिफीट किया नेपाल को,
लगभग 33 पॉइंट से डिफीट किया। अब दूसरी तरफ मेंस जो टीम थे उन्होंने भी नेपाल को ही डिफीट किया 6 पॉइंट से। क्लियर है? और इंडिया दोनों बोथ कैटेगरीज में अनबिटेन रहा थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो खो खो में इंडिया अभी एकदम पीक पे है लगभग। अब आप कहोगे ये हो सकता है ये लोकल मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल समझ सकते हैं, छोटी मोटी कंट्रीज होगी जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश, भूटान हो गया, नहीं, लगभग इसमें 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो कंपटीशन वॉज देयर बट इंडिया क्लिंच्ड बोथ मेंस एंड वुमेन्स चैंपियन। चलिए अब हम लोग कुछ समझते हैं। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किनका? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। आपको मैं पहले बता दूं, इससे पहले भीमराव अंबेडकर जी का कोई भी स्टैच्यू कहीं पे आपको नहीं मिलता इस लेवल का। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा पहले भीमराव अंबेडकर जी के बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं हल्की सी चीज़ें फैक्ट्स के लिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। भीमराव अंबेडकर जी को हम लोग बाबा साहेब भी कहते हैं। वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो पहली बनी थी उसके। इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। साथ में ही यह एक इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े वाले, ये याद रखिएगा। और ये जो इनका जो जन्म हुआ था ना वो एक अनटचेबल कास्ट में, जो उस वक्त अनटचेबिलिटी चल रही थी उसमें हुआ था। तो इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे इनजस्टिस को फेस किया, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस को फेस किया सोसाइटी में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो माओ में हुआ था, जो कि सेंट्रल प्रोविंस अभी मध्य प्रदेश में है। और इनका जन्म मराठी परिवार में हुआ था, लेकिन इनकी जो रूट्स थे वो अंबादवे टाउन ऑफ रत्नागिरी महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ठीक है, वह एक बहुत ही तेज, बहुत ही चालाक, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। और उनके पास डॉक्टरल डिग्री थी इकोनॉमिक्स में। कहाँ से? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, और इसके साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। अंबेडकर जो थे वो शुरू से ही कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में थे। इनको मूक नायक भी कहा जाता था, ये आपको याद होना चाहिए। मतलब वैसे लोगों का नेता जो बोल नहीं सकते हैं, जो अपने लिए लड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इन्होंने प्रमोट किया था एजुकेशन को दलित्स के लिए, और गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रायर स्टैक्स में अपनी कैपेबिलिटीज़ के रिगार्ड्स में इन्होंने उनकी एक तरीके से कॉम्पिटेंसी को बढ़ाया था। और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी के भी पार्ट थे, जिसने साइमन कमीशन के साथ भी काम किया था 1925 में। इन्होंने ही स्टेब्लिश किया था बहिष्कृत हितकर्णी सभा। किस चीज़ के लिए? टू प्रमोट एजुकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट्स अमंग द दलित्स। इन्होंने कुछ मैगजीन्स निकाला था जैसे मूक नायक, इक्वालिटी जनता एंड बहिष्कृत भारत, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना। 1927 में इन्होंने लॉन्च किया था एक्टिव एजुटेशन, बहुत ही खास, बहुत अच्छे तरीके से, और ये किया था अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। याद रखिएगा, इनका पहला जो वेल फॉर्म्ड ऑर्गेनाइज्ड एजुटेशन था ना, वो चला था दलित्स के राइट्स के लिए, मंदिर में घुसने के लिए, और साथ साथ पानी लेने के लिए, पानी पीने तक बैन था। तो इनके लिए तो भाई मूर्ति क्या, इनके लिए तो हर घर में पूजा होना चाहिए, और होता भी है, नो डाउट इन दैट। तो देखिए 75 फीट टॉल इनकी मूर्ति बनाई जा रही है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की, जो कि अनवेल किया जाएगा अप्रैल 13 को। कहाँ पे? तो लातूर सिटी, महाराष्ट्र में। इस स्टैच्यू को खड़ा किया जाएगा, जो कि कहाँ पे होगा? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क है वहाँ पे। ठीक है ना। और इनकी 131वीं बर्थ एनिवर्सरी जो कि अप्रैल 14 को होगी, ठीक है ना, उस दिन इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। हेलीकॉप्टर से इन पे सौर किया जाएगा फ्लावर्स के पंखों का। साथ में ही इस ओकेज़न पे जो स्टैच्यू कंस्ट्रक्ट होगी, ठीक है ना, उसमें फाइबर यूज़ किया जाएगा, मोस्टली फाइबर यूज किया जाएगा। और इस चीज़ के लिए, इस नेक काम के लिए 35 आर्टिस्ट लगेंगे, जिनको लीड करेंगे अक्षय हल्के जी। ठीक है ना। और वो कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको, स्टैच्यू को, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना है इसमें। ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये पहली स्टैच्यू है पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर अम्बेडकर की जो क्रिएट किया जाएगा सिर्फ 20 दिनों में, और ये पहली स्टैच्यू है इस तरीके की जो महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। आपको 1-2 क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ। बाबा साहेब जो थे अम्बेडकर जी, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी आरटीसी में पार्ट लिए थे? दूसरा चीज़ आपको बताना है, अम्बेडकर जी का डेथ कब हुआ था? तीसरा चीज़, अम्बेडकर जी का बर्थ कब हुआ था, ये बताना है। कुछ चीज़ें फैक्ट्स हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी है। B.R. अम्बेडकर के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मुश्किल है। ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ISP सिंप्लीफाइड, लिंक वी विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ मॉडिफाई करना चाहिए, यू कैन ऑल्सो से दैट। मैं अभी ज्योग्राफी का घटनाचक्र स्टार्ट किया हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री की ऑलरेडी फिनिश है, साथ में हिस्ट्री की भी चल रही है, और भी बहुत सारा चीज़। अगर आप BPSC स्टूडेंट हो तो बहुत कुछ मिल जाएगा मेरे चैनल पे। सो थैंक यू।